हेलो एवरीवन, मॉडल गेम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की ज्योग्राफी का दूसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत का भौगोलिक वितरण। इससे पहले हमने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना था कि विश्व में और महाद्वीप पर भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं, इस लेसन में बार बार काम आएगी, उसका नाम है प्लेट। इसका अलग से क्वेश्चन भी आता है, विवर्तनिकी का सिद्धांत। क्या है ये? अगर भूगर्भ शास्त्रियों की माने तो पूरा विश्व जो है 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। अर्थात पूरी पृथ्वी पर 7 बड़े स्थल रूप थे, बाकी जगह पर केवल पानी ही था। तो उनके आपस में टकराने से, टूटने से ही इतने ये जो महाद्वीप हैं और द्वीप समूह हैं, इनका निर्माण हुआ है। तो प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है? प्लेट विवर्तनिकी जो है 3 प्रकार की होती है। अभिसारी, परिसीमा। क्या है? जब 2 प्लेटें, मान लीजिए ये एक प्लेट है या ये एक पृथ्वी के ऊपर स्थल रूप है, 2 महाद्वीप हैं, 2 द्वीप समूह हैं, ये जब एक दूसरे के निकट आते, जब ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो इसको हम अभिसारी परिसीमा कहते हैं। दूसरा है अपसारी परिसीमा। अर्थात जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं, जिसके कारण जो परिसीमा का निर्माण होता है उसको हम अपसारी परिसीमा कहते हैं। और तीसरी है रूपांतरण परिसीमा। इसका अर्थात क्या है? इसका अर्थ है जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं तो कोई एक प्लेट एक दूसरे के ऊपर चली जाती है या कोई एक प्लेट एक दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, जिससे पर्वतों का, घाटियों का निर्माण होता है। तो इसको हम रूपांतरण परिसीमा कहते हैं। क्या है? तो आज से लगभग भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार 7 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था? एक दक्षिण के अंदर एक अत्यंत ही विशाल महाद्वीप था, द्वीप था, जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया, जिसका दक्षिणी भाग था उसका नाम था गोंडवाना और पूर्वी भाग था उसका नाम था अंगारा भूमि। तो पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है वो टूटकर यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। इसके भी कई टुकड़े हुए, जैसे कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और जो भाग जिस महाद्वीप पर जिस जगह पर हम रहते हैं भारत के ऊपर, वो टुकड़ा जब यूरेशियन प्लेट से जा टकराया, मान लीजिए यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट है, यूरोप और एशिया। तो यूरेशियन जो प्लेट थी और यहाँ पर जो सागर था उसका नाम था टेथिस सागर। तो क्या है, जो गोंडवाना है वो टूटकर इधर आता गया और बाद में यूरेशियन प्लेट से जा टकराया, जिसके कारण क्या है, टेथिस सागर जो है वो समाप्त हो गया। और उसकी जगह पर क्या है, जब ये यहाँ पर जाकर टकराया तो बीच में से जो ये भाग उठा, ये हिमालय पर्वत बना और ये भाग है भारत। तो इसी को हम प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कहते हैं।
तो चलिए अब पढ़ते हैं हम भारत के भौगोलिक स्वरूपों के रूप में। भारत को मुख्य रूप से 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। एक तो हिमालय पर्वत या पर्वत श्रृंखला, दूसरा है विशाल उत्तरी मैदान, तीसरा है प्राद्वीपीय द्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थल तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, भारत की उत्तरी सीमा पर अर्ध वृत्ताकार में इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम हिमालय कहते हैं। हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो कि भारत के उत्तरी भाग में इस प्रकार से फैली हुई है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें हिमालय की, तो इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिंधु नदी घाटी से लेकर सिंधु के गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक, ब्रह्मपुत्र के गार्ज तक इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक। जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के अंदर इसकी चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। अर्ध चंद्राकार आकृति में ये फैला हुआ है। तो क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, हिमालय को भी कई भागों में बांटा गया है, ऊंचाई के आधार पर और क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो भारत का जो हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं है, जो सबसे अंदर की तरफ बात करें, यदि उत्तर की तरफ, भारत हिमालय की सबसे जो उत्तरी चोटियां हैं, उत्तरी भाग जो है उसको हम क्या बोलते हैं, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री, ये तीनों नामों से इसको जाना जाता है। क्या है, यहाँ तक हिमालय की है। तो अगर बात करें ये वाला जो सबसे ऊंचा है, एक दूसरा भाग ये और तीसरा भाग ये, इस प्रकार से हमने 1 2 3 भागों में बांटा है उसको। तो जो सबसे उत्तरी भाग है, जो कि जिसके अंदर सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, इसको हम हिमाद्री कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट यहीं पर है, जिसकी ऊंचाई है 8848 किलोमीटर, लेकिन वो नेपाल के अंदर स्थित है। यहाँ पर, जहाँ पर ये नेपाल है वहाँ पर ये स्थित है, ये भारत के अंदर स्थित नहीं है। यदि ऊंची चोटियों की बात करें तो बहुत सारी ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे कि कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। मकालू, जिसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। और धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई है 8400 लगभग 8172 मीटर। और भी बहुत सारी ऊंची चोटियां हैं, जैसे कि नंगा पर्वत कश्मीर के अंदर है, अन्नपूर्णा, बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं विश्व की, जो कि इसी के अंदर पाई जाती हैं।
दूसरे नंबर पे के बाद जो है मध्य हिमालय की बात करें, यदि हिमाद्री से दक्षिण के हिमालय की हम बात करें तो इसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल के नाम से इसको जाना जाता है। हिमाचल को वैसे क्षेत्रीय आधारों पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसको कश्मीर या हिमाचल या इसको पंजाब हिमाचल के बारे में भी पढ़ते हैं क्षेत्र को, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो क्या है, भारत के जो पहाड़ी जो शहर हैं वो इसी के अंदर आते हैं, जैसे कि शिमला, कुल्लू, मनाली जो आप लोगों ने पढ़े होंगे। और जो सबसे हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है उसको हम बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक की चौड़ाई जो है वो 10 से 15 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। और यदि हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की औसत ऊंचाई है वो है 3700 से 4500 मीटर। अब हिमाचल के अंदर जो हमने बात की, जो मध्य कश्मीर के अंदर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको हम मर्ग बोलते हैं। मर्ग जैसे कि गुलमर्ग नाम सुना आप लोगों ने, सोनमर्ग। क्या है, गुलमर्ग जो है भारत का एकमात्र स्थान है जो कि ओलंपिक शीतकालीन का आयोजन के लिए नामांकित है। और यदि हम बात करें हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो घाटियाँ पाई जाती हैं उनको हम दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून, पाटलीदून, कोटलीदून। ये काफ़ी फेमस स्थान हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। तो इस प्रकार जो है ऊंचाई के आधार पर या उत्तर दक्षिण के आधार पर हम लोगों ने हिमालय को 3 भागों में बांटा हुआ है। यदि इस क्षेत्रीय आधार पर हम बात करें तो इस प्रकार इसको हम, जो सबसे पश्चिमी भाग है हिमालय का, उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है, एक है कश्मीर हिमालय और एक है हिमाचल हिमालय। उसके बाद ये जो है यहाँ से हिमाचल से लेकर जो नेपाल तक का, नेपाल की सीमा तक है, उसको हम बोलते हैं। वैसे इसका जो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है ये भारत में ज़्यादा नहीं है, तो उसको हम लोग, एक सेकंड, तो पंजाब हिमालय के बाद जो दूसरा नाम आता है हिमालय का जो नेपाल से लगता है उसको हम कुमाऊं हिमालय, और कुमाऊं हिमालय से आगे का जो हिमालय उसको हम असम हिमालय कहते हैं। तो पर्वतों के बाद अगर हम बात करें, पर्वत क्या है, ये यहाँ कश्मीर से लेकर ये एकदम से तीव्र मोड़ बनाता है। तो पूर्वी जो राज्य हैं यहाँ पर भी पर्वतों के बाद बारी आती है मैदानों की। भारत का जो विशाल उत्तरी मैदान है, क्या है, जो जब गोंडवाना का भाग यूरेशियन प्लेट से टकराया तो बीच का जो भाग था, जो अपसारी परिसीमा के कारण जो है बीच का जो भाग उठ गया था, वो हिमालय का रूप ले लिया। लेकिन हिमालय से क्या जो दक्षिणी भाग था वो गहरा ही रहा, लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण क्या है, उसके अंदर मिट्टी का जमाव होता रहा और उसने एक विशाल मैदान का रूप ले लिया, जिसको हम उत्तरी
मैदान कहते हैं। भारत का जो उत्तरी मैदान है जिसका कहाँ पर है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कुछ भाग जो है पश्चिमी बंगाल और असम, इन भागों में फैला हुआ है। क्या है इसकी जो क्षेत्रफल है वो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और इसकी यदि लंबाई की हम बात करें तो ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। और चौड़ाई की बात करें तो ये 320 से लेकर 240 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो उत्तरी मैदान को भी हम लोगों ने कई भागों में बांटा हुआ है, जैसे कि नदी घाटियों के रूप में। एक को हमने बांट रखा है सिंधु नदी घाटी का मैदान, सिंधु नदी का मैदान, एक है गंगा का मैदान और एक है ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु नदी का जो मैदान है जो पंजाब है, इसका अधिकतर जो भाग है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया है। बाकी जो पंजाब का जो क्षेत्र है वो सिंधु नदी का मैदान आता है। सिंधु नदी की सहायक नदियों के द्वारा इसको बनाया गया है, जैसे कि चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। दूसरा जो मैदान की बात करें हम, गंगा का मैदान, जो कि घग्गर और तीस्ता नदी के बीच के अंदर आता है, जिसका विस्तार है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के अंदर। और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसका विस्तार है असम के अंदर। असम के अंदर जो मैदान बनाया गया है वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा उत्तरी मैदान को जो है यदि हम समतल मान लें तो ये बिल्कुल गलत होगा। ऊंचाई के आधार पर भी इसको या निर्माण के आधार पर इसको भी हम लोगों ने 4 भागों में बांट रखा है, जो कि कई बार 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हम लोगों ने पढ़ी थी, तो वहाँ पर लगभग 10 से 15 किलोमीटर के अंदर जब वो भाग आता है जहाँ पर नदियों के द्वारा जो ऊंचा भाग है, मैदान से ऊंचा भाग है, नदियों के द्वारा ही बनाया गया है, उसको हमें भाबर कहते हैं। उत्तरी मैदान का वो भाग जो शिवालिक क्षेत्र में पाया जाता है उसको हमें भाबर कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। उसी प्रकार भाबर से अगर हम आगे चलते हैं उत्तरी मैदान की तरफ, तो वहाँ पर नदियाँ जो है वो मैदानों के अंदर समाहित हो जाती है और दलदली क्षेत्र बनता है, जिसको हमें तराई का क्षेत्र कहते हैं। काफ़ी जंगल होते थे, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो माइग्रेंट होकर लोग आए थे तो उनको बसाने के लिए इस क्षेत्र में को जंगलों से साफ कर दिया गया। उसके बाद जो अधिकतर जो क्षेत्र है उसको हम बांगर कहते हैं। बांगर क्या है? जो नदियों द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी से जो मैदान का निर्माण हुआ उसको हमें बांगर कहते हैं। और इसके अलावा एक और स्थान है जिसको हम कहते हैं खादर। क्या है? उत्तरी मैदान का वो भाग जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है या नदी के पास का जो क्षेत्र है उसको हमें खादर कहते हैं। बांगर की अपेक्षा खादर जो है वो ज़्यादा उपजाऊ में होता है। उसके अलावा बांगर मिट्टी के अंदर क्या है, छोटे छोटे चूनायुक्त कंकड़ पाए जाते हैं, जो कि जिनको हमें स्थानीय भाषा में कंकड़ ही कहा जाता है। उनकी काफ़ी मात्रा
पाई जाती है। उसके बाद यदि हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, जो है सिंधु नदी घाटी और जो गंगा नदी घाटी, गंगा नदी के अंदर गंगा की जो सहायक नदियां हैं जिसको हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, तो जो घग्गर नदी और तीस्ता नदी जो कि लगभग नेपाल के बॉर्डर के पास से निकलती है, उनके बीच का जो भाग है। और ये सबसे बड़ा उत्तरी मैदान की अगर बात करें, नदी घाटी की बात करें, तो ये गंगा नदी का मैदान जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठारों की। मैप, एक सेकंड। तो हमने पढ़ा कि इस भाग के अंदर जो है हिमालय का विस्तार है, और यहाँ पर जो है, और असम के अंदर जो है वो उत्तरी मैदान के रूप में है। इसके बाद जो ये भाग बच जाता है, इसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। पठार क्या है? मेज के आकार की एक आकृति है। ये सबसे प्राचीन भूभागों में से है। जो गोंडवाना का जो प्राचीनतम भाग है वो ये है, क्योंकि ये जो भाग था उत्तरी मैदान, ये मिट्टी के द्वारा ढक दिया गया है, जबकि ये कुछ भाग जो है ऊंचा था, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? जो भूमि तीन तरफ से पानी से घिरी होती है, तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। और जो है पठार जो है क्या है? मैदान, पर्वत नहीं, पर्वतों से नीचा लेकिन मैदान से ये ऊंचा भूभाग है। इसको हम लोगों ने दो भागों में बांट रखा है। एक तो क्या है? मध्य उच्च भूमि, और जो दक्षिण का पठार। क्या है? ये जो भाग है, इधर जो अरावली पर्वत से लेकर मध्य एमपी के अंदर जो क्षेत्र फैला हुआ है, इधर जो है ये जो दक्कन का पठार है, इस भूमि को हम मध्य उच्च भूमि का नाम देते हैं। और नीचे का जो भाग है उसको हम, ये जो पठारी जो भाग है, इसका नाम लेते हैं। पठारी भाग का जो पश्चिमी भाग है वो पूर्वी भाग की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचाई पर पड़ता है, ज़्यादा ऊंचा पड़ता है पश्चिमी भाग। इसलिए यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो पूर्व की तरफ बहती हैं, क्योंकि यहाँ जो ढाल है वो ज़्यादा ऊंचा है। और ये जो भाग बच गया है इसको हम बोलते हैं तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान को भी हम लोगों ने मुख्य रूप से दो भागों में बांट रखा है, कोंकण और मालाबार। वैसे इनका अलग अलग नाम है। जो गुजरात का जो तटीय प्रदेश है उसको हम काकरापार कहते हैं, या महाराष्ट्र और गोवा का जो तटीय मैदान है उसको हम कोंकण कहते हैं। कर्नाटक का जो तटीय मैदान है उसको हम कन्नड़ कहते हैं, और केरल का जो तटीय मैदान है उसको हम ये मालाबार कहते हैं। उसी प्रकार जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का जो तटीय मैदान है उसको हम कोरोमंडल, और आंध्र प्रदेश से पश्चिमी बंगाल के भाग को हम उत्तरी सरकार कहते हैं। ये भी जो कोरोमंडल है और मालाबार है, यहाँ पर भी काफ़ी वर्षा होती है। इसके अलावा जो केरल के जो तटीय प्रदेश से लगते हुए जो द्वीप समूह हैं उनको हम लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप समूह, जो इनकी प्रशासनिक जो भागडोर है वो की जाती है। इनकी जो इसकी जो करावती जो है, इसकी प्रशासनिक इसका केंद्र है। यहाँ से कार्रवाई इसकी करावती जो है राजधानी इसकी। और बंगाल की खाड़ी के अंदर जो द्वीप समूह स्थित हैं इनको हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं।
उत्तरी जो द्वीप समूह को हम अंडमान और दक्षिणी जो द्वीप समूह को हम निकोबार कहते हैं। और यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। निकोबार जो ग्रेट निकोबार जो सबसे दक्षिणतम द्वीप समूह है, यहाँ का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु था उसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि उसका दक्षिणतम अगर बात करें तो उसका वो है 6.45 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश है। तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन ये जब सुनामी आई थी तब ये डूब गया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने भारत को 6 भौगोलिक रूपों में बांट रखा है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भारत को एक और भौगोलिक क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं भारतीय मरुस्थल। जो जिसका विस्तार है राजस्थान के अंदर है। भारत के अंदर सबसे बड़ा जो मरुस्थल है उसको हम बोलते हैं थार मरुस्थल। यहाँ पर वर्ष में सबसे कम 150 मिलीमीटर जो है बारिश होती है। वर्षा जो है बहुत ही कम 150 मिलीमीटर वर्षा ही होती है। यहाँ पर जो है वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है और यहाँ पर अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे पाए जाते हैं जिनको हम बरकान जो है वो कहते हैं। तो राजस्थान का जो हिस्सा है वहाँ पर मरुस्थलीय भाग पाया जाता है। तो इस प्रकार भारत को मुख्य रूप से 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।